और बेदाग सफर, मार्केट का नंबर 1 लीडर, भरोसे का सबसे बड़ा नाम, लेकिन जी बिजनेस मना रहा है वेल्थ क्रिएशन वीक। और जी हाँ, 24 मार्च 2020 में जब आपने देखा कि निफ्टी 7,500 पर आया, लोगों को लगा कि ये क्या हो गया, इससे खराब दिन तो हो नहीं सकता हमारी ज़िंदगी में, हमारे निवेश के इतिहास में। लेकिन हमने सोचा, क्या वाकई में ये इतना ख़राब दिन है? क्या वाकई में ये मनहूस और पनौती वाला दिन है, या फिर ये वो दिन है जहाँ समझदार और बेहतरीन बिजनेस करने वाले इन्वेस्टर्स को मिले वो शानदार मौके जिनके चलते उन्होंने बनाई एक तगड़ी वेल्थ। और इसीलिए हमने इस दिन को चुना है वेल्थ क्रिएशन डे के तौर पर। और ये पूरा हफ्ता हम मना रहे हैं वेल्थ क्रिएशन वीक। और इस वेल्थ क्रिएशन वीक में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हर रोज़ देश के जाने माने दिग्गज वेल्थ क्रिएटर से। और आज इस कड़ी में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक बेहतरीन वेल्थ क्रिएटर से। जी हाँ, जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने इक्विटी निवेश को शुरू किया और आज वो 100% अपना पूरा का पूरा काम अगर कोई करते हैं तो वो है सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टिंग का। और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप सिर्फ शेयरों में पैसा लगा कर और एक अच्छा इन्वेस्टर बन के कितने बड़े और सक्सेसफुल निवेशक बन सकते हैं। 2006 से ही इन्होंने अपने इक्विटी पोर्टल की स्थापना की, उस समय जब पोर्टल्स वगैरह ये सब जाने माने नहीं जाते थे, और अब वो अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं। जी हाँ, आइए मुलाकात करते हैं बसंत माहेश्वरी साहब से। बसंत माहेश्वरी एडवाइजर्स LLP के संस्थापक। बसंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने इतनी सारी किताबें लिखी है, खुद आप सुबह शाम दिन रात अपने आप को इक्विटी मार्केट के साथ जोड़े हुए हैं। फुल टाइम यही करते हैं सर? फुल टाइम नहीं भी करें तो दिमाग फुल टाइम यही रहता है, यही चलता है। कुछ भी आप देखते रहे ना, 10-15 मिनट बाद आपका दिमाग शेयर बाजार ले ही आता है। तो मन से हो या तन से हो, बाजार बाजार है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के लिए ये जरूरी है कि आप पैसा लगाएं, डालें, भूल जाएं और हर वक्त हर मोमेंट बाजार के बारे में ना सोचें, शेयर को ना देखें। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप ये हर वक्त यही करते हैं। उसमें दो चीजें मैं समझा आपकी बात। उसमें ये है कि आप शेयर को देखें हर मिनट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर मिनट सौदा ना करें। देखने में अब खराबी नहीं है। अब अगर मुझे इंटरेस्ट इक्विटी का है और इंडिया का बाजार बंद हो गया है, तो मैं ये देखूंगा कि डेनमार्क में एक कंपनी है एम्बेक्टा, जो इंसुलिन का इंजेक्शन की सुई बनाती है, 4 के PE पे मिलती है। अब मेरा इंटरेस्ट आता है कि मैं जाके एम्बेक्टा की बैलेंस शीट खोल के देखूं क्या हो रहा है। तो ये नहीं देखते लोग, और बट इंटरेस्ट की बात है ना, मतलब कि अब आप एक बार इक्विटी में आ गए और अगर आप सैटरडे संडे पूरा डिस्कनेक्टेड हो गए और मंडे को फिर आप स्विच ऑन कर लिए, मतलब आपको अपनी जो इक्विटी है ना उससे उतना लगाव नहीं है। क्या सोमवार सुबह आपको ज्यादा मजा आता है कि शुक्रवार शाम को आपको ज्यादा मजा आता है? शेयर बाजार वाले जो है वो शुक्रवार शाम को थोड़े से उदास हो जाते हैं कि 2 दिन के लिए मेरा मार्केट बंद हो जाएगा, सोमवार सुबह फिर एनर्जाइज होते हैं वो। मुझे कई लोग बोलते हैं कि शनिवार रविवार भी मार्केट खुला रहे और आपका शो देखने को मिले, चैनल देखने को मिले, मार्केट रहता है, एक्शन बड़ा होता है। अब समझ में आया कि वो पैशन कहाँ से आता है। लेकिन आपको क्या लगता है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आप 9 से 3:30 बजे तक क्या करते हैं? उससे ज्यादा कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि 3:30 बजे के बाद क्या करते हैं? अनिल जी बिल्कुल करेक्ट। और उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सोचते क्या हैं। आप क्या 5,000 10,000 कमाने का सोच रहे हैं तो आप 9 से 3:30 देखे या नहीं देखे कुछ नहीं होना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 5 करोड़ रुपए कमाना है बाजार से, मेन आपका फोकस कहाँ है, आपका विजन क्या है? आप दिन डे ट्रेडिंग में 2-5 हजार कमाने के सोच रहे हैं कि ओवर अ लाइफ टाइम 5 करोड़ कमाने की सोच रहे हैं? जहां 5 करोड़ कमाने का सोचेंगे ना, आप ये छोटा मोटा काम करना ही बंद कर देंगे कि ये ऊपर बेच दे, नीचे ले ले, 2 रुपए नीचे लगाओ, 5 रुपए ऊपर बेचो। वो जो दिमाग आपका एक्चुअली कंटामिनेट करता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पोल्यूशन कर देता है दिमाग में। और जहां आप सोचेंगे मुझे 5 करोड़ कमाना है, तो आप रिवर्स वर्क करेंगे कि मेरे पास इतने रुपए हैं, मेरे को 5 करोड़ पहुंचना कैसे है। अब वो पहुंचने के लिए क्या डायरेक्शन होगा वो फिर अपने आप आपको पता चलने लग जाएगा। ये बात सही है कि मतलब जब इस मार्केट में आना है तो छोटा सोच के आए तो फायदा क्या है? छोटा सोचना है तब तो फिर आप कोई भी दुकान खोल लीजिए, नौकरी कर लीजिए। यहाँ इतना झेलना और उसके बाद भी मिलना इतना ही, तब तो फिर कोई बोलते हैं ना बहुत नाइंसाफी है। बहुत नाइंसाफी। झेलने वाली बात पे आता हूँ, हमने बहुत झेला 2020 में। मार्च 24 को 7,500 के आसपास निफ्टी पहुंचा भी और लोग बड़े परेशान थे कि भाई ऐसा खराब दिन जिंदगी में कभी ना दिखा है। आपको क्या लगता है दिन वाकई में खराब था या बहुत बड़ा मौका देने वाला? देखिए सच पूछेंगे तो हाइंडसाइट में, क्योंकि हम फुल्ली इन्वेस्टेड थे, हमारे लिए तो खराब दिन था। अच्छा। जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया दिन ही नहीं था कोई।
और फर्क ये है कि उस समय पोर्टफोलियो की भी लगी हुई थी और जान की भी लगी हुई थी। आज के दिन जान अपने पास है, सिर्फ पोर्टफोलियो थोड़े से डाउन है जो रिकवर हो सकते हैं। तो उस समय से जो मौका जो आया, जिसके पास पैसा था उसके लिए तो उससे बढ़िया कोई दिन ही नहीं था। क्योंकि मैंने आपसे भी पीछे बात हुई तो मैंने बोला कि आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आपको कोविड हो जाता और आप मर जाते, तो आप मर जाते तो आपके रुपए तकिए के नीचे हो या डीमैट के शेयर में हो, क्या फर्क पड़ता है। तो कम से कम अगर आप जिंदा रहेंगे तो वो तो सिचुएशन बनाओ कि मैं जिंदा रहूंगा तो पैसे को मैं यूज करूं। और बहुतों ने उस समय मौका उठाया उस मंदी का, और जो फुल्ली इन्वेस्टेड थे हमारे ऐसे लोग, वो तो हम लोग इंतजार करते थे कब वैक्सीन आएगी और कब हमारा बाजार वापस ऊपर जाएगा। पोर्टफोलियो के लिए वैक्सीन भी चाहिए थी हेल्थ के साथ साथ, और वो हुआ भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानते हम सब हैं, पता है हमें उस वक्त पैसा लगाना है, लेकिन इसमें पहली चीज तो ये कि वो वक्त आ गया है, वो कैसे पता चले कि हाँ यही वक्त है पैसा लगाने का सबसे सही समय, उसको पहचानना कैसे? देखिए, जो बड़ा पैसा लगाए हैं ना, बनाए हैं बाजार से, वो ये टाइमिंग पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाए हैं। वो क्या खरीदें उस पे ज्यादा दिमाग लगाए बजाय कि कब खरीदें। सो कब खरीदें जो है ना, वो हमारा दिमाग को क्लाउड करता है। जैसे 90% हमारी इंडस्ट्री के लोग 90% अपना टाइम लगा देते हैं कि मार्केट ये 10% घटेगा कि बढ़ेगा, जबकि 10% घटे या 10% बढ़े में किसी की कोई जिंदगी में मैजिक नहीं होने वाला। जैसे मैं बोलता हूँ शेयर ऐसा खरीदो जिससे आपकी गाड़ी ना बदले, आपका घर बदल जाए। तो ये सोचने वाली बात है। तो अगर आप फोकस अपना सही रखेंगे तो कंपनियां ढूंढे, और अगर आप एक कंपनी ले लिए थोड़ी महंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घटेगा तो अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंस ये बात की है कि यहां से अगर मेरा शेयर 5 गुना हो रहा है तो 20% घट भी जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास और पैसा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हम जा कहां रहे हैं। जाना दिल्ली और चेन्नई की ट्रेन में बैठ गए तो प्रॉब्लम ही होगी। और एक्चुअली दिक्कत तो ये कि अगर सोच ही 20-25% कमाने की और उसमें 10-15-20% नीचे हो जाए तो तकलीफ है, लेकिन अगर सोच आपकी है कि 5 गुना करना है तो 20-25% में और मुंह में पानी आता है। ये बात सही है। तो चलिए, ये तो आपने कहा कि मौका देखकर उस वक्त क्या कुछ ऐसे संकेत हैं आपको लगता है, जो आपने इतने सारे बुल रन देखे हैं, बेयर रन देखे हैं, इतने मार्केट मंदी के भी देखे हैं, कब आपको लगता है कि ये समय आ रहा है जब वाकई में ना हमें फुली इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए? देखिए, मैं बहुत सिंपली बताता हूँ। एक दो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड्स होते हैं, एक मल्टी बैगर और एक होता है कंपाउंडर। करेक्ट। तो हम तो बचपन में कंपाउंडर उसको समझते थे जो बोलता था पीछे मुड़ो और एक सुई लगा देता था। तो शेयर बाजार ऐसा है कि इसमें सुई तो हर वक्त लगता है, हर आदमी सुई लगाता है। तो कंपाउंडर और मल्टी बैगर में ये फर्क है, दर्शकों के लिए बता रहे हैं कि मल्टी बैगर वो शेयर है जिसका पी भी बढ़ता है, प्राइस अर्निंग्स रेशियो, और ईपीएस भी बढ़ता है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो 20 से 40 हुआ और ईपीएस समझो 100 से 400 हुआ, तो 4 गुना अर्निंग बढ़ी और 2 गुना वैल्यूएशन बढ़ा, 8 गुना पैसा बन गया। कंपाउंडर वैसे बेचारे बूढ़े इंसान हैं, जो बस पी ऑलरेडी 70 का है उनका, उससे ऊपर वो दौड़ नहीं सकते हैं, वो सिर्फ ईपीएस ग्रोथ देते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी को पहले ये फिगर आउट करना चाहिए कोई भी स्टॉक लेने के पहले कि क्या ये कंपाउंडर है कि क्या ये मल्टी बैगर है। अब कोई बोलेगा मुझे कि नेस्ले मल्टी बैगर है, तो 80-90 के पी से नेस्ले 200 का पी नहीं जा सकता है। नेस्ले तो आमतौर पे एग्जांपल के तौर पे दे रहे हैं, अल्ट्राटेक ले लीजिए, कोई भी स्टॉक ले लीजिए, तो अगर पी उसका बहुत बढ़ चुका है तो वहां से पी में एक्सपेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि आप कंपाउंडर लिए हैं कि मल्टी बैगर। अगर आप कंपाउंडर लिए हैं तो कंपाउंडर वैसा रिटर्न समझिए कि 15, 16, 17 आ गया तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप मल्टी बैगर लिए हैं तो पी रेशियो कितना बढ़ सकता है वो सोचना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग चीज आपने भी कि दोनों में ये बड़ा फर्क है कि एक साथ आपकी कमाई भी बढ़े और उसके वैल्यूएशन भी बढ़े। अच्छा सर, एक और चीज है कि आमतौर पर अब हम पीछे मुड़ के देखते तो लगता है हाँ बढ़िया टाइम था, पैसा लगा लेता है, कितने मोटे पैसे बन जाते 3 ही साल में, 2 ही साल में। लेकिन जब ये समय आता है तो हिम्मत नहीं होती पैसा लगाने की। हिम्मत तो छोड़िए, ऐसा लगता है जो है वो भी सारा बेच डालें। सो उस वक्त ये जो इतना डर है कि सारा बेच दें, लेने का तो भूल जाओ, और कोई शेयर खरीदने की बात करे या कोई पैसा लगाने की बात करे तो मतलब ये मेरी जेब पे डाका डालने वाला है, इस तरह की जो फीलिंग आती है, ये आम निवेशकों में ये बहुत कॉमन है। इससे कैसे बचें?
देखिए, तेजी के बाजार में दुख यही रहता है कि नीचे क्यों नहीं लिया, और मंदी के बाजार में दुख ये रहता है कि ऊपर क्यों नहीं बेचा। ये बहुत नॉर्मल है। आपको एक साइकिल गुजरना होगा, आपको पहले पैसा कमाना होगा किसी ढंग से अपने मन को कंट्रोल कर कर। जब एक बार आप कमाने लग जाएंगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि नीचे में ये लेना बनता है, और ऊपर में नहीं भी बेचे तो भी ठीक है, लेकिन नीचे में लेना बनता है। और आप जितना सुन लें, किताबें पढ़ लें, क्योंकि किताब अगर आप पढ़ेंगे ना अनिल जी, तो वो 2020 मार्च को ना 4 पन्नों में खत्म कर देगा। लेकिन जो 2020 मार्च शेयर बाजार में रहा है ना, उसको पता है वो 4 पन्ने नहीं थे, वो 40 साल जैसे 4 युग थे जो आप कह रहे हैं। मतलब रोज सुबह आना, देखना और रोज झेलना। लॉकडाउन लग गया। अच्छा, आप शेयर बाजार वाले उस दफे दुखी घर में बैठे हैं, और आपका पड़ोसी सड़क पे क्रिकेट खेल रहा है। 10 बजे आप बना रहे कि हमारा शेयर तू बढ़ जा भाई, और वो क्रिकेट खेल रहे टेनिस बॉल से। तो उस समय लगता था इसकी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी से अच्छी है, लेकिन आज के दिन मुझे लगता है हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। ना बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। और शायद वही एक बड़ी चीज है कि आप बने रहें, टिके रहें और इस डर से ऊपर आए। आमतौर पर जो 2020 के बाद एक नई हमारी कहनी चाहिए कि जनरेशन आई है पूरी स्टॉक मार्केट में। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट 2-3 गुना हो गए। खास तौर से यंग पॉपुलेशन 20 से 30 साल के बच्चे मार्केट में तेजी से उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं। ये जनरेशन है जो अब आई, ये आमतौर पर, मैं सबकी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रेडिंग माइंडसेट वाली ज़्यादा है, जल्दी से पैसा कमाने वाली ज़्यादा है। इनको वेल्थ क्रिएशन कैसे बताई जाए, सिखाई जाए? सीधी बात है, आप शेयर बाजार में आए हो, आपकी सैलरी 2 लाख रुपया महीना है, तो आप क्या यहाँ से 20,000 50,000 महीना ही कमाना चाहते हो? क्या आप नहीं चाहते हो कि 2 लाख की सैलरी है आपकी और यहाँ से 5 करोड़ बन जाए? जिस दिन ये क्वेश्चन पूछेंगे ना अपने आप से, इनको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना। बिकॉज 5 करोड़ बनाने के लिए शेयर बाजार में, डे ट्रेडिंग में आपको या तो पूरा जीरो होना होगा या हीरो होना होगा। वो कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। बड़ी जो पैसा बनाने की स्कीम होती है, आप वैष्णो देवी जरूर गए होंगे, मैं भी गया हूँ। जब आप स्टार्ट करते हैं और आप ऊपर की लाइटें देखते हैं ना, आपको लगता है अरे बाप रे कितनी चलनी है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आप थकते जाते हैं, लेकिन आपको लगता है शायद आ गया। लास्ट में आप पूछते हैं और कितना दूर, और कितना दूर, और कितना दूर। तो ये 5 करोड़ की जो बनाने की जो लाइन है, मैं 5 करोड़ एक रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है। तो ये जो फिगर है ना, ये जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा पहुंचना कहाँ है। तो ये देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाली बात सही है, आप कह भी रहे हैं और वो ठीक भी है, लेकिन बड़ी चीज जो इसमें है माइंडसेट बदलने की। क्योंकि आमतौर पर जो यंग जनरेशन है उनको लगता है पहले थोड़ा पैसा ट्रेडिंग से बना लें, है ना, फिर जो बसंत जी कह रहे हैं वही करेंगे कि एक बार ट्रेडिंग से थोड़ा बन गया, कैपिटल बन गई, और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रेडिंग से अनिल जी, जो पहले जो आपके पास थोड़ा है ना, वो चला जाएगा। ये जरूर सोचें। आपको बहुत सिंपल फॉर्मेट है, P into 1 plus R by 100 to the power of N। बहुत सिंपल है। आप N नंबर ऑफ इयर्स है, R by 100 रेट ऑफ रिटर्न है आपका, और P प्रिंसिपल अमाउंट है। आप प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस रिटर्न से कर देंगे तो अपने आप ही जीरो हो जाएंगे आप। तो ये बहुत सिंपल है, लेकिन ये लोग करते नहीं है। क्योंकि देखिए, आज का 10,000 ना, शाम तक मुझे पता चलेगा 10,000 आया कि नहीं आया, और शाम को मेरा बाहर से ऑर्डर होगा स्विगी जोमेटो पे, क्योंकि आज तो 10,000 कमाया हमने। लेकिन ये जो 5 करोड़ का सपना है ना, ये थोड़ा लोगों के लिए लगता है यार होगा कि नहीं, और उसमें मुझे लगता है लोगों को लगता है कि ये सब होएगा नहीं, जो है अभी कर लो। और आज की इकोनॉमी भी वैसी है ना, खाओ पियो खत्म करो, बचाना क्यों है। तो आपके मन में कभी नहीं आया जब आपने करियर शुरू किया 20-25 साल पहले कि मैं भी ऐसे ही करूं, आज कमाया, खाओ पियो खर्च करो, मस्त रहो? वो क्या था जिससे आपने अपने आप को बदला है? जैसे मैं अंग्रेजी में बोलता हूं कि द मनी विच यू ब्रिंग टू द मार्केट, इफ इट इज द वन यू कैन अफोर्ड टू लूज, यू विल लूज इट। आप वो पैसा अगर बाजार में डाल रहे 50,000 लगा यार, जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गारंटी वो चला जाएगा। आपको लगाना है और आपको बैक कैलकुलेट करना है कि हम कहां पहुंच रहे हैं। अब वो बैक कैलकुलेट 2 मिनट अगर आप देंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक कंपनी जो जिसमें मेरा बेसिक कैपिटल बना, पैंटालून रिटेल, 80 करोड़ मार्केट कैप में कंपनी मिली, वो 7-8 के पी पे बिकती थी। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे तो दिमाग ही नहीं लगाना था, 80 करोड़ मार्केट कैप में आपको पैंटालून के इतने स्टोर्स अगर मिल रही है तो आप क्या पी में ले रहे हैं और उसका ईपीएस ग्रोथ क्या हो रहा है। तो उस एंगल से मेरे दिमाग में ये होता था, अगर इसको पी 40 का मिल गया और ये 4 साल में ईपीएस डबल करके वहां तक पहुंच गई तो क्या भाव होगा। तो आपको एक कंपनी लेकर किसी का, मतलब कंपनी आप समझिए आपको एक नदी क्रॉस करनी है, और कंपनी जो है ना वो आपका नाव और वो माझी है जो आपको क्रॉस कराएगा। आप तैर के नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो आपको उस एंगल से देखना चाहिए कि यहाँ 4-5-6 नाव है, कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी मजबूत है जो मुझे क्रॉस करा देगी वो पूरी गंगा की नदी। तो उस एंगल से आपको देखना चाहिए। लेकिन आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स में उतनी समझ होती नहीं कि ये मतलब
पहले तो उसको यही नहीं पता कि नाव से जाना है कि तैर के जाना है। चलो मान लिया वो समझ भी जाए कि मुझे नाव की जरूरत है, लेकिन कौन सी नाव, वो उसके लिए बस की बात ही नहीं कि पता लगाना कि यही मल्टी बैगर बन सकता। वही देखिए, अगर आप टाटा स्टील की नाव में बैठेंगे तो 10 साल आपकी नाव इधर ही घूमती रह सकती है, क्योंकि वो है सिक्लिकल। अगर आप बैठेंगे कोई बैंक की नाव में, कोटक बैंक की, बहुत बड़ा जहाज, वो स्टार्ट होने में ही टाइम ले लेगा। आपको चाहिए स्पीड बोट, मोटर बोट, छोटी वाली, जो नहीं आई है, जो आवाज करती है लेकिन स्पीड से चलती है। स्पीड क्या है? ग्रोथ है। तो आपको ग्रोथ स्टॉक्स लेना है, ऐसा ग्रोथ स्टॉक लेना है जो चल पड़े। मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ कि कैटेगरीज हैं। अगर मैं वेदांता लेकर बैठ गया कि यार इसमें मेरा हो जाएगा उद्धार, हो सकता है उद्धार, बट प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि है वो सिक्लिकल। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, बट समझाने के तौर पर बोल रहे हैं। आपको छोटी मोटर बोट चाहिए जो स्पीड से क्रॉस करे। स्पीड मींस ग्रोथ, तो ग्रोथ में पैसा बनता है। अगर ग्रोथ नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा। आप अपने करियर में ग्रोथ स्टॉक्स या मल्टी बैगर स्टॉक्स आपने ढेर सारे ढूंढे, कैसे पकड़ते थे? हम लोग ग्रोथ के लिए पागल थे। मतलब ग्रोथ मिल जाए तो और कुछ नजर ही नहीं आता था। मतलब पैंटालून ऐसा था, वो अपनी इन्वेंट्री को सेलिंग प्राइस माइनस ग्रॉस मार्जिन पे रखता था, कॉस्ट पे नहीं करता था। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर होता है। Absolutely. अच्छा, वो 200 करोड़ का प्रॉब्लम था उसमें। ये सोचने की बात है, कई बार कंपनी में आपको प्रॉब्लम नजर आती है। तो एक दिन बैठे बैठे बड़ा चिंता था, क्या हुआ क्या नहीं। तो मैंने बोला अगर 200 करोड़ का ही प्रॉब्लम है ना, अगर अकाउंटिंग इशू है तो चलो इसको रख लो। लेकिन कई बार कम नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ज्यादा ज्ञान होने से ना आप वो स्टॉक से ज्यादा उसमें बैठ के जब आप 24 घंटा रिसर्च करोगे ना, तो जरूर 5-5 कीड़े निकाल लोगे आप उसके अंदर। ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर ग्रोथ है और प्राइस अर्निंग्स रेशियो अनाप शनाप नहीं है तो पैसा बनेगा। ग्रोथ लॉन्जिविटी वाली होनी चाहिए। 3 साल 4 साल 5 साल तक ग्रोथ होए तो आपको लेना है, नहीं भी हो तो, क्योंकि आपको लग रहा है ग्रोथ है, मार्केट को अगर नहीं लगेगा ग्रोथ है तो आपका नहीं चल सकता है। तो वो एक बहुत पिक्यूलियर प्रॉब्लम है। जैसे हमारी एक JSW स्टील करके कंपनी है सिक्लिकल, लेकिन आप 20 साल का हिस्ट्री देख लीजिए कैसे ग्रोथ करती है। वो रिकमेंडेशन कुछ नहीं है वो, बट मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। तो कई बार सिक्लिकल में भी ग्रोथ निकल जाती है, और कई बार यूनाइटेड स्पिरिट जैसी कंपनी जिसको ग्रोथ होना चाहिए वो बेचारा ग्रो ही नहीं कर पाता है। तो वो एक सेकेंड लेवल एनालिसिस है, बट मोटा मोटी ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ मजबूत होना चाहिए, और अगर अच्छी ग्रोथ है और उसके साथ आप प्रमोटर का अच्छा होना जरूरी है, या आप प्रमोटर भी होगा तो पैसा बना देगा। अच्छा। मैं 2002 में अनिल जी आप मुझे यूनिटेक दिलाए होते, मैं कभी आपको कंप्लेन नहीं करता। प्रमोटर तो अच्छा नहीं था ना। अगर बुल रन आता है ना तो प्रमोटर उतना मैटर नहीं करता, मैंने देखा है, बिकॉज वो फिर स्टॉक चलता है पूरा दमादम। बट नॉर्मल आमतौर पर अगर आपको 10 साल के लिए रखना है तो प्रमोटर बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ, लंबा रखना है तो फिर अच्छे प्रमोटर के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और जो मैं जानना चाहता हूँ, आमतौर पर लोग ये सोचते हैं कि भाई चलिए लंबे समय में कहाँ वेल्थ बन सकती है। कुछ तो ऐसे थीम्स होंगी, कुछ तो ऐसे सेक्टर्स होंगे, कुछ तो ऐसे स्टॉक्स होंगे जो क्लियर कट दिखाते हैं कि हाँ भाई मुझे खरीदने में ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप ले लो, बैठो शांति से, 5-10 साल का व्यू बनाओ, आपके पैसे बन जाएंगे। तो प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट फाइनेंशियल्स, बैंक से अच्छा प्राइवेट NBFC मेरे हिसाब से एक बहुत मोटा हिसाब से, और उसमें आप दूसरा नीचे वाला शेयर ढूंढने ना जाएं, जो लीडर है उसको पकड़े। अच्छा, कंज्यूमर आप ले सकते हैं, $2000 का पर कैपिटा है इंडिया का, अगले 10 साल में आगे पीछे रोते गाते हम $6,000-8,000 पहुंच ही जाएंगे। 1960 और 1970 में अमेरिका में कौन कौन सी कंपनियां कैसी की है वो इंडिया में अभी होएगा, बिकॉज उस समय उनका पर कैपिटा क्या था। तो अगर हमारा $2,000 का पर कैपिटा है तो हमारे दर्शक जो ज्यादा सर्च करते हैं, गूगल देखते हैं, उनको जाके देखना चाहिए अभी $2,000 वाली जो बड़ी कंट्रीज है उनका $2,000 पर कैपिटा कब था, उसके बाद क्या चला। जैसे गाड़ियों की सेल बढ़ी, कंज्यूमर बढ़ा, कंज्यूमर फाइनेंस बढ़ा, प्राइवेट फाइनेंशियल बढ़ा, क्योंकि $2,000 पर कैपिटा में तो मैं आपको लोन भी दे सकता हूँ ना। $500 पर कैपिटा में बोलूंगा इसको क्या दूंगा, ये तो जो खाता है खत्म कर देता है। Correct. तो वो लोन बिजनेस, फाइनेंसिंग बिजनेस वो चलता है। तो मुझे लगता है कंज्यूमर और कंज्यूमर फाइनेंसिंग रिलेटेड जो है बैंक में, ये नहीं कि जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर रही है, वैसी बैंक जो कंज्यूमर फेसिंग है कम से कम। तो ये बहुत मोटे तौर पर अगर आदमी देखे तो बेसिक रिटर्न बन सकता है। और इंडिया में तो सीमेंट को इन लोगों ने FMCG बना दिया है, सारा कार्टेल है वहां पे, तो वो भी आप सीमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे सीमेंट में ना आप चाइना से ला सकते हैं, नहीं आप चाइना भेज सकते हैं, वही वाली बात है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, वैसी वाली बात। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान में इकोनॉमी के लिहाज से जो हमारी ग्रोथ है, उस लिहाज से जो एक ट्रेडिशनली कंजम्पशन
प्राइवेट फाइनेंस, ये तो अपनी जगह है। क्या कुछ ऐसे नए सेक्टर्स, नई थीम्स निकल कर आ सकती है जो वेल्थ बना दे लोगों की? देखिए, नए में क्या होता है ना, प्राइवेट इक्विटी इतनी है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, बहुत साल पहले कंपनी थी जेस्टाइल, बहुत, तो गूगल जैसे क्या है ना, गूगल हुई, अमेजन हुई, ये लोग कंपनियां बोलते हैं कर ले, तू काम कर ले, जितना करना है कर ले। जहां उसको लगता है ये $100 मिलियन के थ्रेशोल्ड पे आ गई है कंपनी, वो अपना डिवीजन खोल देते हैं। तो प्रॉब्लम छोटी कंपनियों में, नए बिजनेस में यही है, जब तक आप छोटे हैं आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जहां उसको लगेगा दूसरे बड़े वाले को कि यार ये छोटा भी है लेकिन इससे काम हो सकता है, तो सारा अपना एनर्जी उस पर डायरेक्ट कर देगा। तो जैसे बहुत अमेरिका में कंपनियां हैं जो अमेजन के क्लाउड के पीछे छोटी छोटी खोल ली है, स्नोफ्लेक हो या आपको क्लाउड फ्लेयर हो, तो अमेजन भी बोलता तू कर, जितना करना है कर। जहां उसको लगेगा $1 बिलियन हो गया ना, वो एक डिवीजन को खोलेगा, बोला चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। तो छोटी कंपनियां, अगर आप निश हो, आपका बहुत ही कोई एक्सक्लूसिव, कोई आपके पास कोई ब्रांड हो या एंट्री बैरियर हो, तो आप कर सकते हो। नहीं तो जहां वो बड़ी बनेगी, आप जेस्टाइल का एग्जांपल ले लीजिए, कैसे रातों रात गायब हो गई, पता ही नहीं चला। करेक्ट, सही बात है। अच्छा, एक और चीज जो है, जनरली वेल्थ क्रिएशन के मामले में हम लोग देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म वाली थॉट प्रोसेस नहीं ला पाते हैं, जानते समय कि हमें पैसा 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लगाना है। तो ये थॉट प्रोसेस लाने के लिए क्या करना चाहिए? वही अनिल जी, आपको थॉट प्रोसेस के लिए आपको फाइनल टारगेट बड़ा करना होगा। मतलब अगर आप बैटिंग ही करने उतरे हो, 150 बनाने को 50 ओवर में है, तो 150 ही बनेंगे ना। अगर आप 350, 400 सोचोगे तो शायद आप कहीं पहुंचोगे, लेकिन आप 500 सोचोगे तो आप 50 पे ऑल आउट हो जाओगे। तो ये बहुत फर्क है कि कितना पहुंचना, कहां तक पहुंचना। तो अगर आप 50 ओवर में 500 समझोगे तो 50 पे ऑल आउट हो जाओगे। आप 150 समझोगे तो कोई फायदा नहीं हुआ। 250, 300 पिच को देखकर, एनवायरमेंट पिच हो गई, आपकी विकेट हो गई, आपके सारे स्टॉक्स हो गए, एनवायरमेंट बॉल घूम रही है कि नहीं घूम रही है। मैं क्रिकेटिंग एनालॉजी से बता रहा हूं कि आपको सब कुछ देखते हुए, जैसे ये मौका, ये जो माहौल है अभी, हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, यहाँ तो आपको विकेट बचाने हैं। पहले 10 ओवर में सिर्फ 20 रन बना लीजिए बिना लॉस के, तो भी आप जीत गए, बिकॉज आपने विकेट बचा लिए। तो हर एक सिनारियो के हिसाब से बिल्ड होना पड़ेगा। और एक आम धारणा हमारे हिंदुस्तान में लोगों की कि भाई देखो, पैसा तो है ना, आज तक प्रॉपर्टी में ही बना है और गोल्ड में ही बना है। ठीक है, थोड़ी सेफ्टी वेफ्टी चाहिए तो हम एफडी में, बैंक में डाल देते हैं, बट जो पैसा गोल्ड में बना है और जो प्रॉपर्टी में बना है वो तो कहीं बना ही नहीं। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले एक कपल के होते थे 4 बच्चे, राइट। तो 25 साल, 30 साल, 40 साल बाद 2 छोड़ रहे हैं दुनिया को और 4 रिप्लेस कर रहे हैं उनको। देयर इज एन एक्यूट डिमांड फॉर न्यू होम्स, क्योंकि 2 के हो गए 4, फिर 2 के हुए 3, अब हुए 2 के 2, अब तो 2 के 1 होते हैं, बिकॉज वर्किंग वुमेन होती है, उनको छुट्टी नहीं लेना होता है। तो पॉपुलेशन जब आपका ग्रोथ नहीं आएगा, तो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी का डिमांड जो है ना, वो ट्रिगर पॉपुलेशन ग्रोथ से आता है। तो आप उस एंगल से अगर देखेंगे, और जो भाव है प्रॉपर्टी के, साउथ बॉम्बे में कोई भाव है, न्यूयॉर्क वाले भाव आपने बना दिए, ये तो पानी पीछे कर करके निकाल देंगे जमीन बाहर। गोल्ड जो है आपका लॉन्ग रन में डॉलर का रिटर्न देता है मेरे हिसाब से। तो डॉलर और रुपया 3.5% हर साल डॉलर अप्रिशिएट करता है। अगर आप लंबा टान के देख लेंगे तो इन्फ्लेशन और डॉलर को ऐड कर दीजिए, उतना शायद आपको गोल्ड में रिटर्न मिल जाएगा। गोल्ड खरीद के कोई अमीर नहीं होता, अमीर होके लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। और बसंत सर, जाने से पहले एक आपका जो अनुभव, आपने किताबें भी लिखी है, द थॉटफुल इन्वेस्टर, और काफ़ी कुछ आपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। आपका कोई अनुभव, कोई किस्सा या कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आप हमारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स को देना चाहते हैं कि कैसे वेल्थ बनाएं? देखिए, पोर्टफोलियो डाउन होना तो सबका डाउन होता है। जो बोल रहे हैं मेरा डाउन नहीं होता है, वो ऐसे शेयर खरीदा है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो उसका शेयर बढ़ेंगे भी नहीं। तो पोर्टफोलियो डाउन होता है, सबका होता है, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 15, किसी का 30। जब रिकवरी होगी तो यही शेयर वापस बढ़ेंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे पास ऐसे शेयर होने चाहिए तो जो गिरे ही नहीं, तो याद रखिएगा, बढ़ते टाइम वो बढ़ेंगे भी नहीं। क्या बात है। तो बिल्कुल, अगर बाजार में गिरावट आए, स्टॉक्स नीचे हो, पोर्टफोलियो कमजोर हो, डरने घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिकल रियल लाइफ आपको अनुभवों के साथ बसंत सर ने बताया कि किस तरह से बाजार में लंबा टारगेट रखकर, टारगेट लंबा मतलब समय का नहीं, अमाउंट का, उसका रखें और उसको पाने की कोशिश करें, तभी बड़ी वेल्थ आपकी बनेगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस खास शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।